1990 के दशक के आखिर में भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जहां उसे अपनी सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को लेकर गंभीर फैसले लेने की जरूरत महसूस हो रही थी, क्योंकि उस समय दुनिया के कई बड़े देश पहले से ही न्यूक्लियर पावर बन चुके थे और साउथ एशिया में भी संतुलन तेजी से बदल रहा था। ऐसे में भारत के सामने ये सवाल खड़ा था कि क्या वो केवल दर्शक बनकर रहेगा या खुद को एक मजबूत और आत्मनिर्भर देश के रूप में स्थापित करेगा। इससे पहले 1974 में भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जिसके बाद दुनिया की नज़रें भारत पर और भी ज़्यादा टिक गई थीं। खास तौर पर अमेरिका जैसे देशों ने भारत की हर गतिविधि पर निगरानी बढ़ा दी थी और सैटेलाइट के जरिए हर छोटी बड़ी हलचल को ट्रैक किया जा रहा था। इस वजह से भविष्य में किसी भी न्यूक्लियर टेस्ट को छुपाकर करना लगभग असंभव माना जाने लगा था। इसके बावजूद भारत के वैज्ञानिक और रणनीतिक विशेषज्ञ लगातार इस दिशा में काम कर रहे थे और एक ऐसी योजना तैयार की जा रही थी जिसमें सीक्रेसी सबसे बड़ा हथियार था, क्योंकि अगर जरा सा भी संकेत बाहर चला जाता तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतना बढ़ जाता कि इस मिशन को शुरू होने से पहले ही रोक दिया जाता। इसलिए इस बार हर कदम पहले से ज्यादा सोच समझकर और सीमित दायरे में उठाया जा रहा था। इसी समय भारत के वैज्ञानिक समुदाय में कुछ ऐसे नाम थे जो इस मिशन को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे थे और उनमें सबसे प्रमुख नाम था APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें उस समय भारत के मिसाइल प्रोग्राम और स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स का नेतृत्व करने का अनुभव था। उनके साथ साथ अन्य वरिष्ठ वैज्ञानिक और रक्षा विशेषज्ञ भी इस योजना का हिस्सा थे और सभी का लक्ष्य एक ही था, भारत को एक ऐसी स्थिति में लाना जहां वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी और पर निर्भर ना रहे। 1998 में जब ये निर्णय लिया गया कि अब भारत को अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खुलकर दुनिया के सामने लाना चाहिए, तब इस पूरे ऑपरेशन को इतने सीमित दायरे में रखा गया कि सरकार के अंदर भी बहुत कम लोगों को इसकी पूरी जानकारी थी। वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सेना के चुनिंदा अधिकारियों को ही इस मिशन का हिस्सा बनाया गया और हर व्यक्ति को सिर्फ उतनी ही जानकारी दी गई जितनी उसके काम के लिए ज़रूरी थी। इस स्तर की सीक्रेसी बनाए रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि अमेरिकी सैटेलाइट्स की नज़रों से कैसे बचा जाए, क्योंकि ये सैटेलाइट्स दिन रात भारत के रेगिस्तानी इलाकों की तस्वीरें ले रहे थे। इसलिए एक ऐसी रणनीति बनाई गई जिसमें दिन के समय काम को लगभग रोक दिया जाता और रात के अंधेरे में धीरे धीरे निर्माण कार्य किया जाता। पोखरण के रेगिस्तान में अंडरग्राउंड शाफ्ट्स और टनल्स तैयार किए गए, जहां न्यूक्लियर डिवाइसेस को सुरक्षित तरीके से रखा जा सके। हर स्ट्रक्चर को इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि वो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई दे। इन सभी गतिविधियों को छुपाने के लिए वैज्ञानिकों को आम नागरिकों की तरह नहीं, बल्कि सेना के जवानों की तरह मूवमेंट करने के लिए कहा गया, ताकि सैटेलाइट इमेजेस में ये सब एक सामान्य मिलिट्री एक्सरसाइज जैसा दिखाई दे। इक्विपमेंट को भी कैमोफ्लाज करके लाया गया और उनके निशानों को तुरंत मिटा दिया जाता था, ताकि किसी भी तस्वीर में कोई असामान्य चीज़ नजर न आए। हर कदम पर इतनी सावधानी बरती गई कि महीनों तक चलने वाली इस तैयारी की भनक तक बाहर नहीं लगी। यहाँ तक कि कई बार काम को बीच में रोककर सिर्फ इसलिए इंतजार किया जाता था ताकि सैटेलाइट्स के गुजरने का समय निकल जाए। इस पूरे ऑपरेशन में कोऑर्डिनेशन सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सेना के बीच तालमेल इतना सटीक होना जरूरी था कि किसी भी छोटी गलती से पूरा मिशन खतरे में पड़ सकता था। और यही वो जगह थी जहां नेतृत्व और अनुभव की असली परीक्षा होती है। इस मिशन में शामिल हर व्यक्ति को ये समझ था कि वो केवल एक प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहा, बल्कि देश के भविष्य को आकार देने में योगदान दे रहा है। समय के साथ सारी तैयारियां पूरी हो गईं और फिर वो दिन आया जिसका इंतजार इतने समय से किया जा रहा था। 11 मई 1998 को पोखरण के रेगिस्तान में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन जमीन के नीचे वो सब तैयार था जो भारत के इतिहास को बदलने वाला था। जैसे ही अंतिम संकेत मिला, निर्धारित समय पर न्यूक्लियर डिवाइसेस को एक्टिवेट किया गया और कुछ ही क्षणों में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ, जिसने न सिर्फ जमीन को हिलाया बल्कि दुनिया को भी यह एहसास करा दिया कि भारत ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। इस विस्फोट के बाद जो सबसे बड़ी बात सामने आई वो ये थी कि दुनिया के सबसे एडवांस सर्वेलेंस सिस्टम्स होने के बावजूद किसी भी बड़े देश को इस टेस्ट की पहले से जानकारी नहीं मिल सकी। और जब भारत ने आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा की, तब जाकर पूरी दुनिया को ये पता चला कि क्या हो चुका है। ये केवल एक साइंटिफिक अचीवमेंट नहीं थी, बल्कि इंटेलिजेंस और प्लानिंग का भी एक बड़ा उदाहरण था, जिसने ये दिखा दिया कि सही रणनीति के साथ बड़े से बड़े सिस्टम को भी चकमा दिया जा सकता है। इसके बाद 13 मई को भारत ने और न्यूक्लियर टेस्ट किए और खुद को एक पूर्ण न्यूक्लियर पावर के रूप में स्थापित कर दिया। इस फैसले के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतिक्रियाएं सामने आईं। कुछ देशों ने भारत पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर रोक लगाई गई, लेकिन इन सभी दबावों के बावजूद भारत अपने निर्णय पर कायम रहा,
क्योंकि ये केवल एक टेस्ट नहीं था, बल्कि ये देश की स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। इस पूरे घटनाक्रम में एपीजे अब्दुल कलाम और उनकी टीम का योगदान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उन्होंने न केवल तकनीकी स्तर पर इस मिशन को सफल बनाने में भूमिका निभाई, बल्कि एक ऐसी सोच को भी आगे बढ़ाया जिसमें भारत अपने फैसले खुद लेने की क्षमता रखता है। उनका नेतृत्व इस बात का उदाहरण था कि किस तरह विज्ञान और रणनीति मिलकर एक देश की दिशा बदल सकते हैं। इस ऑपरेशन ने ये भी साबित कर दिया कि जब एक देश अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट होता है और उसके पास सही नेतृत्व, सही योजना और सही एग्जीक्यूशन होता है, तो वो किसी भी बाधा को पार कर सकता है। पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं था, बल्कि ये भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति, तकनीकी क्षमता और राष्ट्रीय आत्मविश्वास का एक स्पष्ट उदाहरण था, जिसने आने वाले समय में भारत की वैश्विक पहचान को एक नई दिशा दी। आज जब इस घटना को पीछे मुड़कर देखा जाता है, तो ये सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं लगती, बल्कि ये एक ऐसा मोड़ नजर आता है जहां से भारत ने दुनिया को ये संदेश दिया कि वो अपने हितों की रक्षा करने और अपने भविष्य को खुद तय करने में सक्षम है। और यही कारण है कि पोखरण 1998 को आज भी भारत के सबसे महत्वपूर्ण और साहसिक फैसलों में गिना जाता है। ये केवल उस समय की जरूरत नहीं थी, बल्कि आने वाले समय के लिए एक मजबूत आधार भी साबित हुआ। और शायद यही वजह है कि आज भी जब इस घटना की बात होती है, तो इसे केवल एक टेस्ट के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे निर्णय के रूप में देखा जाता है जिसने भारत की पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया और दुनिया को ये समझा दिया कि भारत अब सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि एक निर्णायक शक्ति बन चुका है। इसी निर्णय के बाद भारत ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित करना शुरू कर दिया, ताकि ये साफ किया जा सके कि इस शक्ति का उपयोग किस स्थिति में और किस उद्देश्य के लिए किया जाएगा। क्योंकि केवल शक्ति हासिल करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसका जिम्मेदारी से उपयोग करना भी उतना ही जरूरी होता है। और इसी सोच के तहत भारत ने नो फर्स्ट यूज जैसी नीति को अपनाया, जिसका मतलब ये था कि भारत पहले न्यूक्लियर हमला नहीं करेगा, बल्कि केवल जवाबी कार्रवाई के रूप में ही इसका उपयोग करेगा। इस नीति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को और मजबूत किया, क्योंकि इससे ये संदेश गया कि भारत एक जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर है, जो केवल अपनी सुरक्षा के लिए इस क्षमता को बनाए हुए है। और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार का आक्रामक विस्तार नहीं है, बल्कि स्थिरता और संतुलन बनाए रखना है। इसके साथ ही भारत ने अपने कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स को भी मजबूत किया, ताकि किसी भी स्थिति में निर्णय तेजी से और सटीक तरीके से लिया जा सके। क्योंकि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के साथ सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि हर स्तर पर नियंत्रण और सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित हो। इस दिशा में कई नए ढांचे और प्रक्रियाएं विकसित की गई, जो आने वाले समय में भारत की रणनीतिक मजबूती का आधार बनी। समय के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के प्रति नजरिया बदलने लगा। जो देश पहले इस कदम का विरोध कर रहे थे, वही धीरे धीरे भारत के साथ सहयोग की दिशा में आगे बढ़ने लगे, क्योंकि उन्हें यह समझ में आने लगा था कि भारत का यह निर्णय केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक आवश्यक सुरक्षा कदम था। और इसी कारण आगे चलकर कई महत्वपूर्ण समझौते और पार्टनरशिप्स भी देखने को मिली। इस पूरे घटनाक्रम का एक और बड़ा असर ये हुआ कि भारत के अंदर आत्मनिर्भरता की भावना और मजबूत हो गई, क्योंकि जब बाहर से दबाव बढ़ा तो देश ने अपने अंदर की क्षमताओं को और विकसित करने पर ध्यान दिया, जिससे कई क्षेत्रों में घरेलू स्तर पर विकास को बढ़ावा मिला और ये सोच मजबूत हुई कि किसी भी चुनौती का सामना अपने दम पर किया जा सकता है। आज जब हम इस पूरे घटनाक्रम को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो ये स्पष्ट होता है कि ये केवल एक दिन या एक टेस्ट की कहानी नहीं है, बल्कि ये वर्षों की योजना, मेहनत, गोपनीयता और सही समय पर लिए गए फैसलों का परिणाम था, जिसमें हर स्तर पर सटीकता और धैर्य की जरूरत थी। और यही कारण है कि ये घटना आज भी भारत के इतिहास में एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखी जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही वीडियो हर हफ्ते लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।